गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि शासन का आदेश आया है कि 3 प्रश्न करने हैं, 1.5 घंटे का समय रहेगा। तो इसमें पेपर 1 में जितने क्वेश्चन आते हैं लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन में अथवा ज़रूर रहता है। तो आपको एक तरह से देखा जाए तो 3 प्रश्न करने हैं जिसमें ए बी रहेंगे और उसमें अथवा भी रहेगा। तो लगभग हमने 5 क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसे आप थोड़ा सा मैंने वीडियो भी दिए हैं इसके ऊपर, और आप इसको एक बार और देख लेते हैं। तरंगों के अध्यारोपण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताएं। और तरंग में व्यतिकरण और विवर्तन, यही इसके प्रकार हैं, व्यतिकरण, विवर्तन और विस्पंद, इनको बताएं तथा इसमें अंतर को समझाएं। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से, 3 ही चैप्टर हैं इसमें 70% कोर्स में आपके। यंग का प्रयोग समझाएं। प्रकाश में व्यतिकरण, इसी पर यंग का प्रयोग है और इसकी शर्तें बताएं। 2 क्वेश्चन यहाँ आते हैं आपके। तो आइए इसको देखते हैं कि तरंगों के अध्यारोपण से आप क्या समझते हैं। मैं फिर लेता हूँ कि जब 2 से अधिक प्रगामी तरंग, जैसे रेडियो में आप देखते होंगे कई तरह की तरंगें एक साथ चलती हैं, तो जब 2 प्रगामी तरंग किसी माध्यम में एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चलती हैं, तो वो प्रत्येक दशा में उन कणों का जो है विस्थापन अलग अलग सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और किसी माध्यम में बहुत सी तरंगें चलती रहती हैं तो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती, जैसे रेडियो की तरंग है और कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, बनारस है, बम्बई है, हर जगह का अलग अलग है। लेकिन ये जो है तरंग लेजर और प्रघाती तरंग पर इसका सिद्धांत लागू नहीं होता है। और ये 3 प्रकार की होती हैं, व्यतिकरण, विवर्तन और विस्पंद। तो अब विवर्तन, व्यतिकरण क्या है, तो व्यतिकरण का मतलब वही है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगें, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता स्वाभाविक है अलग अलग होगी। तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी अलग अलग होगी। तो कहीं बहुत अधिक होगी, तो जहाँ अधिक होगी उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहेंगे, और जहाँ कम होगी उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे, और इस घटना को हम तरंगों का व्यतिकरण कहेंगे। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक जो है शर्त क्या है कि 2 तरंगों के बीच में कालांतर और पथांतर शून्य होना चाहिए एक लाइन में। और उसी तरह विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि तरंगे विपरीत कला में हों और उनके जो है पथांतर है, कालांतर ही पथांतर बताना है आपको, पथांतर अर्ध तरंग का विषम गुणक होना चाहिए। ये एक छोटा सा हो गया। और प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, तो प्रकाश में जो है प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इनका परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। तो कुछ जगह पर न्यूनतम अंधेरा होता है, शून्य होती है, और कुछ जगह पर ज़्यादा होती है, तो इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यंग साहब जो है 1801 में सर थॉमस यंग ने इस पर एक 2 पर्दा लगाया और उसमें एक यहाँ से तरंग प्रकाश की तरंग दी और यहाँ पर 2 छिद्र बना के S1 S2 और इसको अलग अलग करके देखा। तो ये इस पॉइंट पर जो है ये काला जहाँ आ रहा है इसे अदीप्त पट्टी मतलब कि न दिखाई देने वाले बिंदु, और जो है ये जहाँ कट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दीप्त, तो ये दिखने वाला मिला आपको R, और इसे अदीप्त। यही यंग साहब का प्रयोग था कि ये तरंगाग्र के रूप में ऐसे फैलती हैं तरंगे। तो इनमें जहाँ कट करती हैं तो यहाँ कुछ जगह आपको दिखाई देता है जो वाइट बना हुआ है और जो ब्लैक बना हुआ है। तो ये चित्र भी आप बना देंगे तो आपका एकदम आराम से समझाने वाला हो गया। मतलब वही प्रकाश के तरंगों का व्यतिकरण को यंग साहब ने बताया कि 2 प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में अगर चल रही हैं तो परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होगी, और कुछ जगह अधिकतम होगी और कुछ जगह न्यूनतम होगी। यही यंग का प्रयोग रहा है आपका। और फ्रिंज की चौड़ाई का मैंने आपको सूत्र बताया था कि DW जो है फ्रिंज का व्यंजक भी था, D λ/D, ये फ्रिंज का व्यंजक है W, और D जो है पर्दा स्रोत की दूरी है, और स्मॉल d है जो 2 स्रोत आपने S1 S2 देखे उनके बीच की दूरी है। ये सूत्र पूछ लेता है। उसके बाद प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं, तो 2 प्रकाश कलाबद्ध होने चाहिए। पहली चीज़, दोनों स्रोतों से प्रकाश की तरंग की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, लगभग दोनों तरंगें एक ही दिशा में चलनी चाहिए। ये शर्त हो गई इनकी।
इस पर एक सवाल भी आता है, अक्सर पूछ लेता है कि अगर तीव्रता का अनुपात, क्योंकि I1/I2 बराबर A1² तो I क्या है? तीव्रता है, A क्या है? आयाम है। तो अगर तीव्रता का अनुपात दिया है जैसे कि I का, तो 25/16। अब A1 A2 का क्या होगा? तो ये स्क्वायर इस पर करड़ी के रूप में लग जाएगा। जब करड़ी के रूप में लग जाएगा तो 5/25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4। और यही चीज़ उल्टा ही पूछ सकता है कि मतलब आयाम का अनुपात 5/4 है, तो तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो 25/16 होगा। तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से यही आपको पूछा जा सकता है। व्यतिकरण की घटना किन तरंगों में हो सकती है? तो सभी तरंगों में होती है, और व्यतिकरण का घटना का कारण क्या है? कलांतर है। और तीव्रता का अनुपात 9:1 है, तो आयाम का इसका क्या होगा? तो वही तीव्रताओं का अनुपात 9 है, तो आयाम का अनुपात ये गलत दिया है, 3/1 होगा। तो ये आपका छोटा सा एक चैप्टर था। और विवर्तन को आपको समझाना है। तो विवर्तन एक अभिलाक्षणिक गुण है। जब तरंग में कोई अपारदर्शी अवरोध या सूक्ष्म छिद्र से गुजरती है कोई तरंग, तो वो अपने किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। बहुत आसान चीज़ है, सही बात है। जब यहाँ से घुसेगी तो आंशिक रूप से ये मुड़ जाती है। इसी को हम मुड़ने को, घटना को विवर्तन कहते हैं। तो इसके लिए भी आवश्यक प्रतिबंध है कि तरंगों का विवर्तन होने के लिए अवरोध का आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। आकार जो है उसका तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट है। और छिद्र से गुजरने वाली तरंग केवल सीधी नहीं निकलती, बस कुछ तरंगें मुड़ जाती हैं, यही तरंग का विवर्तन है। प्रकाश में भी यही है। अवरोधक अथवा द्वारक के किनारे प्रकाश के मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। तो विवर्तन भी आपको थोड़ा बहुत मिल गया इसके अंदर। और व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है कि व्यतिकरण में कलाबद्ध स्रोतों से चलने वाली दो तरंगाग्रों का परिणाम है, और विवर्तन एक ही तरंगाग्र के अलग अलग बिंदुओं से निकलने का परिणाम है। और इसमें व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, विवर्तन में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती जाती है। तो इस तरह से इसका अंतर भी दे देंगे आप, मैं पेज में भी आपको दे दे रहा हूँ। ये भी आसान चैप्टर आपका निकल गया। और विस्पंद क्या है, इसके उपयोग बताइए। विस्पंद वही मतलब बाजा आप बजाते हैं, तो कई तरह के लोग बाजा बजाते हैं तो उनका ध्वनि एक जैसी हो जाती है। जैसे देखिए, जब कोई लगभग बराबर आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक साथ उत्पन्न की जाती हैं, उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तीव्रता आपको मिलती है, तो एक ही समय पर एक स्थान पर समय के साथ बारी बारी घटती और बढ़ती है। तो ध्वनि की तीव्रता के इस चढ़ाव उतराव को हम विस्पंद कहते हैं। एक चढ़ाव एक उतराव मिलाकर एक विस्पंद होता है। तो ध्वनि की तीव्रता में चढ़ाव उतराव जो होता है उसे विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप, ये तरंग है, एक चढ़ाव एक उतराव, तो ये इसका। और इसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं? आवृत्ति ज्ञात करने में। जो बाजा आप बजाते हैं तो वो एक साथ जो है सब धुन में सुनाई देने लगते हैं, तो बाजा का समस्वरण करने में। और विस्पंद का व्यतिकरण से अंतर क्या है? तो ये दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में थोड़ा सा अंतर होता है, जबकि व्यतिकरण में दोनों ध्वनि पूर्णतः समान होती हैं। ये भी पेज में आपको दे देता हूँ। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये पेपर 1 में, अगर आप पढ़ेंगे तो। और उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर में लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 8 मिनट का हो गया, तो इसमें करीब आपके कवर हो गए। पहला क्वेश्चन, तरंगों के अध्यारोपण से इसके प्रकार और विवर्तन को बताएं, अंतर को बताएं। और उसके बाद यंग का प्रयोग प्रकाश वाला, अब प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें बताएं। विस्पंद क्या है, इसके प्रयोग को समझाएं। मतलब प्रयोग वही जो बाजा में आवृत्ति, अनुप्रयोग कह लीजिए, प्रयोग ना अनुप्रयोग, कहाँ इसका यूज होता है, एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो इस तरह से अप्रगामी तरंग को बताएं तथा इसके समीकरण को भी लिखें। तो ये अगले वीडियो में मैं लेता हूँ। मेनी थैंक्स छात्रों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि दो वीडियो बनाएंगे तो ये लगभग आपका 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ज़रूर लिख के आइएगा, यही लगभग इसका एक निचोड़ है इस चैप्टर का, पेपर 1 का। मेनी थैंक्स अगेन।